एनपीए की वसूली पर आरबीआई का दायरा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए के समाधान से जुड़े आरबीआई के एक सर्कुलर को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का रास्ता अपनाने का निर्देश देना बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35A की शक्तियों से बाहर है। इसलिए ऐसा सर्कुलर जारी कर आरबीआई ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। दरअसल आरबीआई ने 12 फरवरी 2018 को बैड लोन की वसूली के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में आरबीआई ने कर्ज लौटाने में एक दिन भी चूकने पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। एक दिन भी चूकने की इस सीमा पर काफी विवाद हुआ था। इस सर्कुलर के खिलाफ एसर पावर, केएसके एनर्जी, जीएमआर एनर्जी, रतन इंडिया पावर, एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स जैसी दिग्गज बिजली कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन कंपनियों का कहना था कि उन पर मौजूदा कर्ज का भारी बोझ कुछ बाहरी वजहों से हुआ है। ईंधन की उपलब्धता, कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द होना, वितरकों द्वारा भुगतान में देरी, ऐसी ही कुछ वजह हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कर्ज चुकाने के लिए बेहद कम समय भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में कर्ज वसूली के लिए जल्द ही संशोधित सर्कुलर लाने की बात कही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस निर्णय के बाद फंसे हुए कर्ज की वसूली संभव हो सकेगी। सवाल है कि केंद्रीय बैंक के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट के दखल से किस तरह की तस्वीर उभरेगी। सवाल यह भी है, क्या रद्दीकरण का हालिया आदेश विलफुल डिफॉल्टरों की तादाद बढ़ा नहीं देगा। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और फैब 12 सर्कुलर को जान लेते हैं। फरवरी 2018 में जारी अपने सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ ऋण शोधन प्रक्रिया अपनाई जाए। सर्कुलर के मुताबिक बैंक अगर 180 दिन के अंदर कर्ज लौटाने में चूक की समस्या का समाधान करने में नाकामयाब रहते हैं तो उन्हें 2000 करोड़ रुपए या उससे ऊपर के सभी खातों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत लाकर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के पास भेजना था। डिफॉल्ट करने वाली कंपनियां मुख्य तौर पर बिजली, चीनी और नौवहन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। कर्ज वसूली की प्रक्रिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत शुरू की जानी थी। इस सर्कुलर के द्वारा एनपीए के समाधान से जुड़ी स्कीमें जैसे कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम यानी एसडीआर, संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का स्थायी पुनर्गठन सहित अन्य ढांचों को तुरंत ही वापस ले लिया गया था। यह सर्कुलर एवरग्रीन बैड लोन की समस्या से निपटने और सरकारी बैंकों की गिरती हालत को संभालने की मंशा से लाया गया था। इसके बाद इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया। अगस्त 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बिजली कंपनियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। इसके बाद बिजली क्षेत्र की कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने सर्कुलर की संवैधानिक वैधता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर 2017 में संशोधित बैंक अधिनियम की धारा 35A का उल्लंघन था। कोर्ट का कंसर्न था कि धारा 35A के मुताबिक आरबीआई को कंपनियों को आईबीसी में भेजने से पहले सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी। लेकिन आरबीआई ने अपने स्तर पर डिफॉल्ट के कई मामलों को इकट्ठा कर लिया था और अलग अलग मामलों को अलग अलग हिसाब से डील करने की बजाय एक ब्लैंकेट रूल अपनाया था, यानी आरबीआई ने सबको एक ही तराजू में तोल दिया, जबकि यह देखना चाहिए था कि कंपनियां अपना कर्ज क्यों नहीं चुका पा रही हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अनुमति और ब्लैंकेट रूल की स्थिति को देखते हुए धारा 35A का उल्लंघन पाया और इस आधार पर सर्कुलर रद्द कर दिया था। अब समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। बढ़ते हुए एनपीए, बैंक घोटालों और सरकारी बैंकों की खराब हालत को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर में ढांचागत सुधार लाने के लिए सरकार ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी लाया था। इसे दिवाला और शोधन अक्षमता कोड यानी दिवालिया कानून भी कहा जाता है। इसके द्वारा भारत में इंसॉल्वेंसी से जुड़े सभी मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और बैंक्रप्सी से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश करनी थी। यह कानून सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए की बढ़ोतरी को रोकने,
और कर्ज वसूली के लिए बनाया गया था। बैंक्रप्सी यानी दिवालिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें देनदार यानी डेप्टर लेनदारों यानी क्रेडिटर्स को लोन चुकाने में असमर्थ होता है, जबकि इंसॉल्वेंसी यानी अशोध क्षमता का मतलब व्यक्तियों या निगमों में अपने द्वारा लिए हुए कर्जों को चुका पाने में असक्षम होना होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के मार्फत कर्ज न चुकाने वाले बकायेदारों से तय समय के अंदर कर्ज वापसी की कोशिशें की जाती हैं। इस कोड में व्यक्तियों, कंपनियों, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और पार्टनरशिप फर्मों को शामिल किया जाता है। इस कानून के तहत कंपनियों और LLP के लिए फैसले करने वाला प्राधिकरण NCLT होता है। वहीं व्यक्तियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT निर्णय करता है। IBC को कुछ निश्चित शर्तों और नियमों के तहत लागू किया जाता है। इस कानून की 3 धाराओं 7, 12 और 29 में कर्ज वसूली की प्रक्रिया के अहम प्रावधान बनाए गए हैं। IBC कोड की धारा 7 किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की शुरुआत से जुड़ी है। इसके मुताबिक कर्ज देने वाले व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनी के खिलाफ दिवालिया कोर्ट में अपील दायर की जाती है। इसकी धारा 12 में दिवालिया प्रक्रिया पूरी किए जाने की समय सीमा 180 दिनों की तय की गई है। वहीं धारा 29 में संबंधित व्यक्ति और कंपनी को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में संशोधन के लिए नवंबर 2017 में एक अध्यादेश जारी किया था। इसके माध्यम से विलफुल डिफॉल्टर्स और डिफॉल्टर कंपनियों से जुड़े सभी व्यक्तियों पर इंसॉल्वेंसी प्रक्रियाओं जैसे नीलामी आदि में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। विलफुल डिफॉल्टर्स वे लोग होते हैं जो लोन चुकाने की उनकी क्षमता होने के बावजूद लोन नहीं चुकाते यानी डिफॉल्ट करते हैं। संशोधन के बाद से डिफॉल्ट फर्म के प्रमोटरों को अपनी फर्म वापस खरीदने की इजाजत नहीं है, ताकि प्रमोटर जानबूझकर अपने लोन को डिफॉल्ट ना करें। इसी कड़ी में बैंक्रप्सी कोड को और मजबूती देने के लिए मई 2018 में एक और अध्यादेश पारित किया गया था। ऐसे में सवाल है कि IBC के मुताबिक ऋण समाधान की क्या प्रक्रिया है। अगर कोई कंपनी बैंक को कर्ज वापस नहीं चुकाती तो उस कंपनी को IBC के तहत कर्ज वसूलने के लिए दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए NCLT कंपनी से बात करता है और कंपनी के प्रबंधन के राजी होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद डिफॉल्ट कंपनी की पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है। बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज वसूल करता है। IBC में बाजार और समय सीमा के आधार पर इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है। IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी ही कंपनी को खरीद सकता है। जब इच्छुक पार्टियां कोई कंपनी खरीदने के लिए नीलामी में खुली बोली लगाती हैं, तो लेनदार पार्टी को सर्वोत्तम रिजोल्यूशन प्लान के साथ चुनते हैं, जो कि फर्म का प्रबंधन लेने के लिए 75% लेनदारों को स्वीकार्य होता है। इस प्रक्रिया में कई बार लेनदारों को लोन में कुछ कमी भी स्वीकार करनी पड़ती है। इस कमी को हेयर कट के रूप में जाना जाता है। हेयर कट को कुछ भी हासिल ना होने या न्यूनतम राशि मिलने से बेहतर माना जाता है। इससे कर्ज देने वाले बैंकों को अपनी राशि तय समय में हासिल करने में मदद मिलती है। इस कानून के तहत दिवालिया घोषित होने के बाद कोई भी कंपनी 180 दिनों में समाप्त हो जाती है। 180 दिन गुजरने के बाद भी यदि मामला सेटल नहीं होता तो 90 दिनों का ग्रेस टाइम यानी अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। IBC कानून से बैंक्रप्सी से जुड़े मामलों को निपटाने में अदालतों का बोझ कम होने के साथ समय की बचत भी होती है। अब यह भी जान लेते हैं कि IBC के माध्यम से कर्ज की वसूली में RBI का दायरा क्या है। बैंकिंग अधिनियम के तहत RBI कर्ज वसूली के लिए डिफॉल्ट मामले में निर्देश दे सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की इजाजत के बिना इस तरह का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता और यह इजाजत अलग अलग मामलों के आधार पर अलग अलग होती है। कर्ज वसूली प्रक्रिया शुरू करने के लिए RBI को सरकार निर्देश देती है, उसके मुताबिक ही RBI बैंकों को निर्देश देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकलन सहित तमाम आंकड़ों के लिए RBI केंद्र सरकार पर ही निर्भर होती है। दरअसल 2017 में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया था। इसके द्वारा RBI को यह अधिकार दिया गया
कि वह फंसे कर्ज से निपटने के लिए बैंकों पर दबाव बनाए। इस संशोधन से आरबीआई को यह अधिकार मिला कि वह बैंकों की देनदारी में चूक करने वालों के खिलाफ आईबीसी के तहत प्रक्रिया शुरू कर सके। आरबीआई ने इस अधिकार के तहत ही यह सर्कुलर जारी किया था। सरकार का रुख इन कंपनियों के प्रति नरम था, लेकिन आरबीआई अपने कठोर मानकों को नरम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ये पूरा विवाद उभरा था। इसी घटनाक्रम में केंद्र सरकार और तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के बीच अलग अलग नीतियों की वजह से खींचतान का मामला सामने आया था। दिसंबर 2018 में उर्जित पटेल के इस्तीफा देने के बाद भी सर्कुलर जारी रहा था। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का क्या असर होगा। आरबीआई का सर्कुलर रद्द होने का मिला-जुला असर हो सकता है। इससे जहां कर्जदार कंपनियों को आईबीसी प्रक्रिया में भेजे जाने से फौरी राहत मिल सकेगी, वहीं आरबीआई को आईबीसी की प्रक्रिया रोकनी पड़ सकती है। इसके लिए सरकार मौजूदा हालातों को देखते हुए आरबीआई को नए निर्देश देगी। नए निर्देशों के मुताबिक ही केंद्रीय बैंक को कर्ज समाधान के लिए नए सिरे से प्रस्ताव या सर्कुलर लाना पड़ सकता है। हालांकि इससे कर्ज वसूली से जुड़े मामलों के निपटान में देरी हो सकती है, क्योंकि नए सिरे से सर्कुलर जारी करने और पूरी प्रक्रिया चालू करने में काफी वक्त लग सकता है। इससे सरकारी बैंकों की हालत पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। बहरहाल इस प्रकरण पर नजर रख रही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसे भारतीय बैंकों के लिए निगेटिव फैसला बताया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक रास्ता यह है कि सरकार आरबीआई को निर्देश देकर अलग अलग मामलों के आधार पर कंपनियों को आईबीसी में भिजवाए। केंद्र सरकार बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत आरबीआई को डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे सकती है। आरबीआई को डिफॉल्ट कंपनियों से निपटने के लिए नई व्यवस्था लाने पर विचार करना होगा। इस कड़ी में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद समय पर कर्ज की किस्तें लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को कुछ नए नियम बनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए कर्जदारों में वित्तीय अनुशासन पर जोर देने के लिए आरबीआई और सरकार को नए नियम तय करने होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आर्थिक विकास की राह पर बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि दिए गए कर्ज की समय पर वसूली हो और संकट में फंसे ऋणों का भी समाधान होता रहे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों आरबीआई द्वारा जारी एक सर्कुलर को खारिज कर दिया। इस सर्कुलर के तर्कों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत में बैड लोन से निजात पाने के लिए लाए गए आईबीसी कोड की चर्चा कीजिए।